वर्षों के संघर्ष के बाद एक सुखद समय आया है। श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और उस निर्माण के साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान की भी शुरुआत की। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय। चंपत जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये इतना बड़ा अभियान चलने जा रहा है, इसका लक्ष्य और इसका हेतु ये क्या है? देखो, हम ये सदैव से बोलते आ रहे हैं कि राम इस देश को जोड़ने वाली शक्ति है। राम सब के, सब राम के। अभी हम बोलते थे, आज हम इसको दिखाएंगे कि भगवान राम के मंदिर तो एक प्रचलित भाषा है, कानून की भाषा है। मंदिर यानी भगवान का घर। तो मनुष्य अपना घर बनाता है तो कितने चाव से बनाता है, कितना लगन रहती है। राम का यानी उनके आराध्य का घर, हिंदुस्तान के आधी आबादी जिस उमंग और उत्साह से इसमें भाग लेगी, तो राम इस देश को जोड़ने वाली शक्ति है, ये इस अभियान से स्वतः सिद्ध हो जाएगा। हम देश को जोड़ने नहीं चले, देश तो एक है। गंगा और भारत माता की जय के नारे सर्वत्र लगे। ये सिद्ध हुआ कि देश एक है। अब राम हमारे आराध्य का घर, ये इसमें से सिद्ध हो जाएगा जब समाज का उमंग और उत्साह सामने आए। समाज में आपने सही कहा, बहुत ज्यादा उमंग है, उल्लास है, न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों में भी। और सबकी जिज्ञासा चंपत जी ये है कि इस जब ये हम अभियान चलाने वाले हैं तो इसके तहत किस तरह की गतिविधियां हम धरातल पर होते देखेंगे? देखो, ये अभियान वर्चुअल नहीं है। हम कोई धन संग्रह का अभियान नहीं चला रहे। परमपिता परमात्मा का मंदिर और घर बनने के लिए धन मांगने की जरूरत नहीं। परमात्मा के चरणों में लक्ष्मी निवास करती है, इसलिए धन की कोई कमी नहीं, मांगना नहीं। लेकिन ये राष्ट्र की अस्मिता, गौरव, ये बताना महत्वपूर्ण है। इसलिए वर्चुअल अभियान नहीं है, ये होम टू होम, ये डोर टू डोर, मैन टू मैन, इसकी ये महत्ता है। और इसलिए लाखों राम भक्त अपना घर छोड़ेंगे, अपने व्यापार से छुट्टी लेंगे या व्यापार किसी और को सौंपेंगे। विद्यार्थी और वानप्रस्थी अपना घर परिवार छोड़ेंगे। और ये दुनिया देखेगी कि भारतवर्ष में कितने प्रकार की विभिन्नताएं हैं। भाषा, प्रांत, जातियां, उपजातियां, आपस में झगड़ा करने के, समाज को लड़ाने के कितने छोटे छोटे फैक्टर रोज हम देखते रहते हैं। और इन सब के बावजूद जब अवसर आता है तो ये हिंदुस्तान होमोजीनियस, एक इकाई बनकर खड़ा हो जाता है। ये हमारा विचार। इसलिए ये अभियान वर्चुअल है ही नहीं, इट इज होम, डोर टू डोर, मैन टू मैन। एक चंपत जी, आपने बात कही जो सच में चिंता की भी बात है। भारत को असल भारत बनना है तो जो जात पात का विद्वेष अभी चलता है, हालांकि मेरा मानना है कि बहुत कम चलता है, मीडिया के माध्यम से वो बड़ा भी लगने लगता है। क्या हम ये माने कि अब जो हम अभियान, निधि समर्पण अभियान के माध्यम से जब हम जन जन तक ये संपर्क करेंगे, क्या हम भारत की उस चिंता को भी एड्रेस करेंगे जिससे भारत असल भारत बनने की दिशा की ओर चले, जिसका आरंभ हम अयोध्या से होते देखते हैं? एक आध बार के करने से कुछ नहीं होता है। ये अंदर जो छिपी हुई एकत्व, एकात्म भाव की जो चिंगारी है, इसको बार बार दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक जो कुछ हमने अभियान लिए हैं, शायद हम इतने आबादी तक नहीं पहुंचे होंगे। इस अभियान में से ये भी निकल कर आने वाला है
कि भारत अजीब देश है। इतने गंभीर कोरोना काल में जहां 6 महीने से लोगों के व्यापार उद्योग सब बंद है, तो भी समाज में दीवानगी है। एक दिन आएगा जब समाज से हम पूछ सकेंगे, तुम बताओ इतने कठिन काल में किसी देश ने अपने देश की जनता के साथ इतना बड़ा जनसंपर्क किया हो, और वो भी सरकार के बिना। अंततः सरकार भी संपर्क करती है जब जनगणना होती है। अभी तो कोई जनगणना नहीं है। राजनीतिक दल भी संपर्क करते हैं, बूथ पर करते हैं जब चुनाव होता है। ये चुनाव भी नहीं है। हमारा तो पर्सनल कोई हित ही नहीं है। तो ये जो भारत की आध्यात्मिक शक्ति है, ये जो देश को जोड़ कर रखती है, ये दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगा। हम ऐसा मानते हैं जब भव्य मंदिर का निर्माण होगा, और पहले से भी हम श्री अयोध्या जी के लिए भी कहते हैं कि भारत की आध्यात्मिक सामाजिक चिंतन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, प्रेरणा स्रोत है। ये जो पूरा अभियान है और इसको लेकर के और मंदिर निर्माण तक की प्रक्रिया में उस केंद्र को हम कैसे दुनिया तक पहुंचाएंगे कि भारत की असल आत्मा, उसका असल जो भाव है, वो वहां से तत्व निकल करके पूरे भारत में किस तरह से प्रसार होता है, ये जरा थोड़ा। ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसा कौन सा तत्व है जिसके लिए लाखों लोग अपने घर को छोड़कर काम करेंगे? ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसा कौन सा तत्व है जिसके लिए देश के 5 लाख गांवों तक पहुंच जाएंगे, हिंदुस्तान के 4000 वार्डों तक हम पहुंच जाएंगे, देश की आबादी के आधा हिस्सा को हम टच कर देंगे। दूसरा कोई तत्व ही नहीं है। तो इसलिए ये स्वतः ही होने वाला है। चंपा जी, मंदिर की योजना को लेकर मुझे लगता है कि अंतिम प्रारूप उसका बन चुका होगा। थोड़ा विस्तार से मंदिर के बारे में बताएंगे, किस तरह का मंदिर निर्माण होने वाला है, एक कल्पना जिससे हमारे मन में सबके आ सके। जो मंदिर बनाना था उसकी ड्राइंग, उसका मानचित्र 1986-87 में बनाया गया था। तब कोई जमीन हमारे पास नहीं थी, तो जितना संभव था उतना ड्राइंग थी। 270 फीट लंबा, 135 फीट चौड़ा, G+1। परमात्मा की कृपा थी कि अब 70 एकड़ जमीन हो गई, तो विचार हुआ कि इसका आकार भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए। आकार बढ़ा दिया, लंबाई 360 फीट हो गई, चौड़ाई 235 फीट हो गई, और ऊंचाई पहले 141 फीट थी, अब 161 फीट हो गई। पहले G+1 था, अब G+2 हो गया। दाएं बाएं 2 मंडप बढ़ा दिए, तो लंबाई की दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 1 मंडप और बढ़ा दिया। जी, मुझे लगता है लगभग ये मानचित्र है जो हम देख रहे हैं। हाँ, यही है जी। और इस पूरे मंदिर में लगभग 4 लाख क्यूबिक फीट पत्थर लगने की संभावना है। जी। हमारे पास 70 से 75 हजार क्यूबिक फीट पत्थर रेडी है। उस ग्राउंड लेवल से फर्श लगभग 16.5 फीट ऊंचा रहेगा। अर्थात सड़क से कोई आदमी आएगा तो 32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर जाएगा, तब वो मंदिर के प्लिंथ लेवल पर फर्श पर पहुंचेगा। मंदिर को चारों ओर एक बहुत विशाल परकोटे से कवर किया जाएगा। परकोटा ये मंदिर की उत्तर भारतीय भाषा है। कहीं कहीं इस परकोटे को प्राकार भी बोलते हैं। आप लोग इसे सिक्योरिटी वॉल भी कह सकते हो, कोई बाउंड्री वॉल कहेगा। मंदिर की शब्दावली में ये परकोटा है। ये और भी अधिक बड़े एरिया में बनेगा। 70 एकड़ भूमि का सर्वांगीण विकास करेंगे। उसमें भारत को संजोने की योजनाएं दिमाग में लोगों की चल रही हैं। चंपा जी, मंदिर का ये जो हम कुछ देख रहे थे, कुछ नया जो प्रारूप बनकर आया है, इसके बारे में थोड़ा आपने विस्तार से अभी हमें बताया कि इसमें मंडप की हमने थोड़ा उसका आकार भी बढ़ा दिया है, और क्या क्या इसमें विशेषताएं रहने वाली है। इसका जो भूतल है उसमें रामलला विराजमान रहेंगे गर्भगृह में, और जो प्रथम तल होगा वहां भगवान का दरबार रहेगा। एक मंजिल चूंकि 20 फीट ऊंची है, तो G 20 फीट +1 20 फीट, टोटल 40 फीट हो गया। इसके ऊपर सेकंड फ्लोर पर किसी को भेजना ये उचित नहीं होगा।
60 फीट ऊंचाई पर जाना ये किसी भी प्रकार उचित नहीं माना जाएगा। इसलिए ग्राउंड लेवल पर गर्भगृह में रामलला और फर्स्ट फ्लोर पर दरबार। एक दूसरा विचार चल रहा है कि क्या रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें भगवान के मुखारविंद को चमका सकती हैं? सामान्यतः मंदिरों के गर्भगृह में मनुष्य नहीं जाता है, गर्भगृह के बाहर दूर से दर्शन करता है। तो कोई ऐसा 3D व्यवस्था हो सकती है कि मनुष्य को लगे कि मैंने गर्भगृह में जाकर भगवान के चरणों में मस्तक नवाया है। ये इस मंदिर के साथ एक विशेष बात आपके सामने रखी है मैंने। चंपा जी, मंदिर का एक भव्य खाका आपने दिया और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को जरूर अच्छा लगा होगा, लेकिन मंदिर के आसपास का एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, उसमें कई सारी चीजें हैं और आपने अभी कुछ समय पहले कहा कि उसमें एक भारत की झलक होनी चाहिए। तो ऐसा क्या उसमें भारत की झलक जैसा होगा जो मुझे लगता है कि कश्मीर से लेकर केरल तक, कन्याकुमारी तक सब तरह के लोगों के लिए एक अपना भारत का उनको एक तस्वीर वहां नजर आए? हाँ, ये सोच है। परकोटे पर कैसी मूर्तियां बने, कहीं भी कुछ भी बने, तो उसके पीछे कोई चिंतन हो। भारत और दुनिया में कितने प्रकार की रामायण है, किस किस देश में राम को किस रूप में देखा और पूजा जाता है। उस देश में तो नहीं जा सकते, उसका दर्शन अयोध्या में कर सकते हैं। किसी को अनुसंधान करना है, यहां आकर कर सकता है। तो एक है राम को प्रस्तुत करने वाला अद्भुत संग्रहालय, शोध केंद्र, ऐसा एक पुस्तकालय, या आप उसे कहिए आर्काइव्स, ओपन एयर थिएटर, कोई अच्छा बढ़िया ऑडिटोरियम। तो ये जो बड़ी महत्व की चीजें हैं, शेष तो कोई यज्ञशाला, गौशाला, ये तो हमारे लिए सामान्य सी बातें हैं, सभी सोचते हैं। लेकिन जो समाज में और कहीं अन्यत्र नहीं मिलती, वो हम चीजें यहां लानी। वाल्मीकि रामायण में किन वृक्षों का वर्णन है? क्या इस संपूर्ण परिसर के अंदर प्रत्येक वृक्ष लगाया जा सकता है? क्या उनके लिए जलवायु प्रदान की जा सकती है? ये एक सोचने का विषय है और इस पर कोई ना कोई सोच रहा है। मंदिर निर्माण के साथ जो भारत के समाज में एक चेतना का उभार होगा, उसके बाद का भारतीय समाज कैसा दिखता है? और क्योंकि अभी ये अभियान भी हमारा उसी का छोटा भाग है, हम जिस बड़े भारतीय समाज के निर्माण की, भारतीय समाज के चरित्र के निर्माण की बात करते हैं, मंदिर के बाद वो चरित्र कैसा होगा, ऐसा ध्यान में लाने वाली बात। देखो, जितनी मात्रा में घर के अंदर राम जाएंगे, राम को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, उतनी मात्रा में परिवार में भी सुख शांति रहेगी, गांव और मोहल्ले में रहेगी, शहर में रहेगी, देश में रहेगी। राम का जीवन, राम का व्यवहार, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वो मर्यादाएं उन्होंने समाज जीवन के सब क्षेत्रों में स्थापित की हैं। लेकिन राम का जीवन देखिए, माता ने वनवास दिया है तो राम सुग्रीव का अथवा विभीषण का राज्याभिषेक करने के लिए उसके राज्य में नहीं गए। मैं वनवास पर हूं, इसलिए सुग्रीव का राज्याभिषेक करना हो या विभीषण का, उन्होंने किसी दूसरे को भेजा। अब समाज अगर राम को हृदयंगम करेगा तो इस गुण को भी करेगा, तो समाज के अंदर गुणों के विकास होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। राम ने कभी किसी को दोष ही नहीं दिया, राम ने सबको गले लगाया। राम के इन गुणों को भारत जैसे जैसे समझेगा, वैसा वैसा आत्मसात करने की ओर भी बढ़ेगा। भारत अपने मूल रूप में भी सामने आएगा, परंतु ये एक लंबा प्रोसेस है। ये कोई एक घटना से ऐसा नहीं होगा। लेकिन हां, घर के अंदर कथाएं होती हैं, उसका परिणाम होता है। आज कथाओं में नवयुवकों की संख्या बढ़ रही है। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों में नवयुवकों की संख्या पर्याप्त रहती है। जैसे जैसे हम अच्छी बातों का, अच्छे जीवनों का
समाज में प्रस्तुतिकरण करेंगे, ये समाज का जो जागरण है उतनी मात्रा में अधिक होगा। और ये जो धूल जमी है, बस केवल ये धूल हटाने की आवश्यकता है, अग्नि वहां पहले से है सुरक्षित। चंपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो रूपरेखा मंदिर के निर्माण की रखी है और फिर निधि समर्पण अभियान की जो आपने रखी है, उससे हमारे दर्शक जो हैं वो बेहद लाभान्वित होने वाले हैं। और जो चेतना का संचार उन सब में होगा, एक नई ऊर्जा का संचार जो उसमें होगा, वो एक नए भारत की तस्वीर पूरे विश्व के सामने जरूर रखेगा। चंपत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ, जय श्री राम।